10th क्लास के बायोलॉजी 4th यूनिट आनुवांशिकी एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इस यूनिट में दो टॉपिक को हम कवर करेंगे। पहला आनुवांशिकी हेरिडिटी एंड सेकेंड जैव विकास इवोल्यूशन। ये 2 दिनों में कवर होगा, 2 वीडियो के पार्ट में होंगे। पहले हम आनुवांशिकी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, फिर जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। आनुवांशिकी क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं मदर एंड फादर की जो मदर एंड फादर के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक चाइल्ड के अंदर आता है। ये आनुवांशिकी कहलाता है। यानी माता और पिता के गुण बच्चों में आने की प्रक्रिया को ही हम आनुवांशिकी कहते हैं, हेरिडिटी। ठीक है। पैतृक लक्षण, पैतृक मतलब माता पिता के लक्षण बच्चों में आना ही आनुवांशिकी कहलाता है। यह वह कैरेक्टर होता है, वह क्वालिटी होता है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक लक्षण आगे की तरफ आते रहता है। यानी अगर मेरे अंदर मेरे माता पिता के कैरेक्टर है तो मेरे दादा के भी कुछ कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, परदादा के भी कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। वहीं माँ के अंदर उनके पिता का कैरेक्टर, उनके अंदर उनके पिता का कैरेक्टर, तो वो मेरे माँ के अंदर और मेरे माँ से मेरे अंदर भी, मेरे अगले जनरेशन में मेरा कैरेक्टर और मेरी वाइफ के कैरेक्टर का बच्चों के अंदर आएगा। ये सारी चीजें क्या कहलाती है? आनुवांशिकी। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं समझाने का कोशिश किया हूं। हो सकता है जैसे कि ये एक चाइल्ड है, ये फादर है, ये मदर है। तो जैसे माँ की जो आईज है वो ब्लैक है, फादर की आईज ब्लू है, तो बच्चे की जो आईज है वो फादर से कैरी ओवर होकर के ब्लू हो गई है। वहीं फादर के हेयर्स नहीं है लेकिन माँ के हेयर्स है, तो माँ का हेयर स्टाइल बच्चे के अंदर आ गया। ऐसे ही कान बाप की तरह मिल गया, फादर की तरह, माँ के कान छोटे हैं। इस तरीके से मदर और फादर के अलग अलग कैरेक्टर्स आएगा। हम कई बार ये आगे बात करेंगे कि सिर्फ फादर का ही कोई एक कैरेक्टर आता है। जैसे कान की साइज हो सकता है फादर से आए और आंख मदर से, या ये भी हो सकता है आंख फादर से आए और कान के स्टाइल फादर से आ जाए, या फिर मदर फादर के बीच का कोई तीसरा कैरेक्टर आ जाए, या इन दोनों के किसी का कैरेक्टर ना आए, वो आपके मामा का कैरेक्टर आ सकता है, आपके चाचा का कैरेक्टर आ सकता है। तो ये चीजें, इस चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा है, पहले हम जानवर चिंपैंजी थे, फिर थोड़ा विकास किया, ये विकास नहीं मतलब डेवलपमेंट हुआ, और ऐसा विकास के साथ साथ हम आज इंसान के तौर पे आ गए। पहले सिर्फ समुद्री जीव पाए जाते थे। समुद्री जीव में यहाँ पे स्पिन होता है जिससे वो तैरती हैं। फिर धीरे धीरे उसमें ग्रोथ हुआ, एक हार्ड की तरह बना, फिर उसमें हल्का पैर की संरचना आया, फिर मगरमच्छ, तेंदुआ, कंगारू होते हुए जानवर। आप देख सकते हैं धीरे धीरे कैसे इवोल्यूशन हुआ। जीव विकास करते होते होते हम आगे की तरफ विकसित होते जा रहे हैं। ठीक है। तो हम आनुवांशिकी के अंदर एक बड़े साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वहीं पे जीव विकास का चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। आनुवांशिकता का डेफिनेशन आता है, वह जटिल प्रक्रम जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन के माध्यम से माता पिता का विशिष्ट लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, इन्हें आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के जो विशिष्ट लक्षण होते हैं, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो बच्चों के अंदर पहुंचना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। सिर्फ आनुवांशिकता पहुंचने के साथ साथ विभिन्नता भी आती है। जरूरी नहीं होता है कि हम बिल्कुल पापा की कॉपी हो या माँ की कॉपी हो, तो एक विभिन्नता आता है। तो विभिन्नता का डेफिनेशन देता है वे परिवर्तन जिनके कारण एक ही जाति के 2 सदस्य अथवा एक ही माता पिता के 2 संतान आपस में एक दूसरे से विभिन्न होते हैं, विविधता या विभिन्नता कहलाता है। आप अपने घर में देखेंगे, एक ही माता पिता से आप 3-4 भाई बहन अगर हैं तो इन सभी के अंदर भी विभिन्नता पाई जाती है। होता है ना, आपके भाई आपके तरह नहीं है, आपका भाई शायद आपकी तरह लंबा नहीं है, या दिमाग सोच में आपसे तेज है, या आपसे बुद्धू है, या उसकी आंखें आपसे खूबसूरत है, या कान खूबसूरत है या खराब है, सब अलग अलग है।
या विभिन्नता के अंदर आता है। इज दैट क्लियर? ओके। अब आइए इस आनुवांशिकता को समझने के लिए हम आपको एक साल पहले 9th क्लास में लेकर जाएंगे, फिर वहां से बैक लेकर के आएंगे, क्योंकि 9th क्लास में हमें पढ़ना था कोशिका, केंद्रक, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, जो कि हम नहीं पढ़े। सही बोला हो ना? 9th में नहीं पढ़े हैं ना? तो आइए हम एक बैक लेकर चलते हैं, जो कि इस 10th क्लास में पढ़ना है। आइए, तो हम जानते हैं जो कोशिका होता है, मैं लाइट ऑफ कर रहा हूं, हम जानते हैं कोशिका जो होता है, 9th क्लास में कोशिका पढ़े हैं, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक को कोशिका कहते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सेल का बाहरी लेयर क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है विच इज कॉल्ड कोशिका द्रव और साइटोप्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर एक केंद्रक होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी जो झिल्ली होती है केंद्रक झिल्ली, जिसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर, इस केंद्रक के अंदर एक और घना सघन कंडेंस मटेरियल पाया जाता है जिसको केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक के अंदर केंद्रिका, ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आ जाए बाहर। अब मैंने सिर्फ केंद्रक को बाहर उठा लिया, तो केंद्रक के अंदर क्या पाया जा रहा है बाबू? केंद्रिका। केंद्रक के अंदर केंद्रिका, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। ओके। अब इस न्यूक्लियस के अंदर अगर हम जूम करके देखें तो ऐसा कुछ मैगी की तरह कोई संरचना दिख रहा है। मैगी दिख रहा है? ये एक्चुअली मैगी नहीं है, धागेनुमा संरचना है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कहां पाया जाता है? केंद्रिका के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर। और वो जो क्रोमेटिन होता है वो धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर जूम करके देखें तो कुछ ऐसा धागे का बना होता है। ये जो धागा होता है क्रोमेटिन, वो असल में जोड़ी में होता है। वो उसको और अगर जूम करके देखें तो ऐसा कुछ क्रोमोसोम्स, इसको जो एक्स की तरह संरचना दिख रहा है, इसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। हिंदी में इस चीज को गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गुणसूत्र। यह गुणसूत्र जो होता है, यही एक्चुअल में हमारे माता पिता के कैरेक्टर्स को लेकर के आता है। यह गुणसूत्र ही डिसाइड करता है कि हम लड़का या लड़की, यह डिसाइड करता है कि हम इंसान या जानवर। ओके। अब इस गुणसूत्र को अगर मैं और जूम करके देखूं तो इसके अंदर मिलता है, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, यह क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम को अगर मैं जूम किया तो धागेनुमा संरचना क्रोमेटिन, इसी के अंदर ये क्या पाया जाता है बाबू? डीएनए। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म? वेरी गुड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। सर ये डीएनए क्या होता है? अगर आप 9th क्लास में पढ़े होते तो इसको मैं और डीप में ले जाता। इस डीएनए के अंदर कोडिंग होता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिन का। ये क्या होता है? पहली बार सर आप नाम बता रहे हैं। यह जीन का पेयर होता है। सर जीन क्या होता है? कोई भूत होता है? नहीं। इसके अंदर ये एक जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं यहां से यहां तक, ये एक जीन कहलाता है। इसकी जो आप घुमाव देख पा रहे हैं, फोल्डिंग, उसको जिसमें एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिन का ये बॉन्डिंग बना होता है, ठीक है ना? ये एक पेयर कहलाता है और ये जीन होता है। जीन क्या होता है? एक्चुअली में जीन माता पिता के लक्षण को लेके आता है। आप कहोगे सर अभी कह रहे थे क्रोमोसोम लेके आता है, अभी कह रहे हो जीन लेके आता है। जी, ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूं कि कोचिंग में पढ़ाई होती है आपकी, फिर कहूं कि कोचिंग के सर आपको पढ़ाते हैं, है ना? तो इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, जीन आपके पैतृक लक्षण को लेकर के आता है, ठीक है? जैसे अगर इस वक्त मेरी कान की यह ईयर लोब कहलाता है, अगर ये निकली हुई है तो इसके जिम्मेदार मेरे पेरेंट्स हैं, माता पिता। हो सकता है मेरे पेरेंट्स का ये ना निकला हो, मेरे पिता का, माता का निकला हो, तो वहां से ये कॉपी हुआ। आगे हम इस बारे में और लेके चलेंगे। तो मेरे जीन के अंदर
मेरे कान की ईयरलोब लंबा या छोटा होना के लिए एक जोड़ा जीन है। मेरे नाक निकला होना, चपटा होना, मोटा होना के लिए एक जीन है। एक जोड़ा में होता है। मेरे आंख के कलर के लिए, मेरे बाल के कलर के लिए, मेरे बाल घुंघराले या सीधे इस चीज के लिए, मेरे आईब्रोज के लिए, है ना, मेरे दांत के लिए, मेरे मोटापा, लंबाई, हर चीज के लिए एक जोड़ा जीन है। याद रखिए इस यूनिट के अंदर बाकी जो अब तक यूनिट पढ़े उससे ये टफ है, क्योंकि अब तक जो बायोलॉजी में पढ़ रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको पता होता था कि अच्छा हम दिल के बारे में पढ़ रहे हैं, फेफड़े के बारे में पढ़ रहे हैं। यहां पे आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ एजम्पशन चलेगा। ठीक है, ओके। तो इस डीएनए जो होता है वो हमारे जीन को कैरी करता है। कैसे होता है वो हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो सवाल पूछ सकते हैं। इंसानों के अंदर कितना जोड़ा क्रोमोसोम? कितने जोड़ा? 23 जोड़ा। यानी कि ऐसा ये एक क्रोमोसोम हुआ, यानी एक जोड़ा, एक और रहेगा तो एक जोड़ा हो जाएगा। ऐसा 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, अर्थात 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में एंट्रेंस में पूछा जाएगा ऑप्शन, इंसानों के अंदर कितना क्रोमोसोम पाया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन 23, दूसरा ऑप्शन 46, तीसरा ऑप्शन 32, चौथा ऑप्शन 64। क्या जवाब होगा? क्यों, मैं तो 23 जोड़ा बोला। वेरी गुड, यही पकड़ना है। क्वेश्चन में जोड़ा पूछ रहा है कि नहीं ये ध्यान रखना है। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। और कितना क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। वेरी गुड। तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अगर इंसान है, ये जोड़े में, पेयर्स में, तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। अगर 30 जोड़ा हो जाए तो हम गाय बैल बन जाएंगे। घोड़ा का 32 जोड़ा, सुअर का 19 जोड़ा, भेड़ का 27 जोड़ा, बकरी का 30 जोड़ा, खरगोश का 22 जोड़ा, चिकन का 39 जोड़ा, बतख का 40 जोड़ा। जितने भी सजीव हैं वो कैसे हैं यह क्रोमोसोम डिसाइड करता है। एक्चुअली में यह प्रोग्रामिंग है, हमारा कोडिंग है कि हम कैसे हैं। अगर 23 जोड़ा के जगह हमारे अंदर 30 जोड़ा हो जाता तो हम गाय बन जाते। मतलब गाय बन जाते का क्या मतलब? हम गाय की तरह ही होते, हमारी पूंछ निकली होती। यह एक कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है डीएनए कि हमारे शरीर की बनावट कैसी हो। अर्थात अगर किसी तरीके से मेरे डीएनए में 23 जोड़ा के जगह उसमें एक जोड़ा और डाल दें तो यानी कि 24 जोड़ा। जैसे अभी 46, टोटल कितने क्रोमोसोम है? 46। अगर 2 और आ जाए तो अपन लोग क्या बन जाएंगे? चिंपैंजी। यानी किसी तरीके से आपको इंसान से अगर चिंपैंजी बनाना है, साइंस इतने डेवलप नहीं है, आपके सेल के डीएनए में चेंज, क्रोमोसोम में चेंज करके एक जोड़ा और क्रोमोसोम डाल दे, आप चिंपैंजी बन जाएंगे। आपके बाल आ जाएंगे, आप वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम बदलना तो मुश्किल है। यही वजह है बाज दफा आपके दिमाग में ये आएगा, क्या हो अगर इंसान का नर और बंदर का मादा अगर आपस में सेक्सुअल रिलेशन कायम करता है तो उनका बच्चा होगा तो कैसा होगा? कभी इस तरह का दिमाग क्वेश्चन माइंड में आया है? क्या पैदा होगा? या एक इंसान की औरत, एग्जाम्पल की तरह समझने की बात कर रहे हैं, और जानवर से कोई एक मेल को ले लीजिए, जैसे घोड़ा ले ले, तो उनसे कैसा बच्चा पैदा होगा? हाँ, घोड़ा पैदा हो जाएगा। यानी एक औरत से घोड़ा का बच्चा पैदा हो सकता है। विकास क्या कहना है? कुछ और होगा। तो हमने पढ़ा कि हम इंसानों के अंदर 23 जोड़ा अर्थात 46 क्रोमोसोम होता है। अगर क्रोमोसोम बदल जाए तो हम कुछ और ही जंतु बन जाएंगे। जैसे 46 के जगह पर अगर 48 क्रोमोसोम हो जाए तो चिंपैंजी बन जाएंगे। ठीक है, इस डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। यह डीएनए जो जीन होता है यह हमारे
डीएनए के अंदर होता है और हमारे पैतृक लक्षणों को हम तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है, गमन कराता है। इसी संदर्भ में एक साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और ये साइंटिस्ट नहीं थे, यह एक प्रीस्ट थे। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मंदिर के पीछे बागवानी में इनके फूल हुआ करते थे, मटर की खेती हुआ करती थी। तो ये मटर की खेती को बड़ा ध्यान से देखते और इनको दाऊद इस बात कह रहा था कि एक ही पौधे में लाल कलर के पौधे, कुछ में पर्पल कलर के, कुछ में रेड कलर के, कुछ येलो, कुछ व्हाइट, ऐसे फ्लावर्स क्यों आते हैं? इन्हीं के बीच में कुछ पौधे लंबे हो जाते हैं, कुछ पौधे छोटे हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो शुरू में इनको लोग पागल कहा कि भाई इससे तुमको क्या मतलब है, वो लंबा होता है तो होता है, पत छोटा होता है तो होता है, किसी का बीज मोटा होता है, किसी का बीज छोटा होता है। तो इन्होंने कई सालों तक रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद इन्होंने अपना जर्नल जो पेपर ये पब्लिश किए, उसको लोग ने ध्यान भी नहीं दिया। इनका जो एक पेपर था सोसाइटी फॉर नेचुरल साइंस, इनके मर जाने के कई सालों बाद इनका जो पेपर था वो हाईलाइट हुआ, तब इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ये मर चुके थे, इनके फैमिली को दिया गया, इनके नाम पे दिया गया। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत सारे कार्य करे, जैसे इनके दो नियम हैं और इनके दो प्रयोग किए थे, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। इनके 3 नियम हैं प्रमुख तरीके से, एक प्रभाविता का नियम, एक पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आइए एक एक करके जानते हैं। एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब हुआ सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जाए। नहीं समझे? समझाते हैं। इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो एक लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है, ठीक है ना? हाँ ना बोलते जाइए जी। तो मैंने बताया था कि हर लक्षण के लिए एक जोड़ा जीन होता है, ठीक है? तो यह मान लेते हैं कि यह जो कैपिटल होंगे ना, उस जीन का नाम तो नहीं मालूम है, तो मैं इसको कैपिटल टी स्मॉल नाम दे दिया, कैपिटल टी, ठीक है ना? तो इसके लंबाई होने के लिए 2 जीन होगा। वो जीन जो होगा वो मतलब कि कैपिटल टी मतलब कि टॉल, यहां टी का मतलब टॉल है, मैंने उसको कैपिटल टी नाम दे दिया। तो एक बौना से इसका क्रॉस कराया, यानी कि इसको मैं बौना के लिए स्मॉल टी दे देता हूं, ठीक है? तो जब यह क्रॉस कराए इसके नर से इसके मादा को, तो यह क्या देखते हैं? सबसे पहले इनका पहला नियम काम करेगा, प्रभाव, ये पृथक्करण का नियम, यानी दोनों क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। कैपिटल टी अलग हो गया और ये टी अलग हो गया, वैसे इसका स्मॉल टी अलग हो गया, ये स्मॉल टी अलग हो गया, पृथक्करण हो गया। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस सेग्रेशन, यानी कोई किसी से मिल सकता है। तो पहला कंडीशन कि इसका ऐसा बच्चा पैदा होगा, मतलब पौधा, अगर इससे मिला तो ऐसा होगा, इससे मिला तो भी ऐसा हुआ, इससे मिला तो भी ऐसे हुआ। तो इन्होंने क्या देखा कि सभी पौधे लंबे हो गए, लेकिन एक्चुअल में ये संकर बड़े हुए, शुद्ध प्योर टॉल नहीं हुए। आपको भले बाहर से टॉल दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में जीन में उसके अंदर छोटापन है और ये अपना लक्षण आगे शो कर सकता है। ये फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन हुआ। सेकेंड जनरेशन में क्या किया? फिर इन दोनों को उठाया, कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस कराएगा तो या तो प्योर वाले टॉल हो जाएंगे, यानी पिता से भी लंबा टॉल हो सकता है, बस समझते जाइए। अगर ये टी इस टी से हुआ तो बौना नहीं होगा, ये भी टॉल ही होगा, लेकिन प्योर टॉल नहीं होगा, ठीक है ना?
अगर ये टी इस स्मॉल टी से हुआ तो भी ये लंबा होगा, लेकिन शुद्ध लंबा नहीं होगा। स्मॉल टी से कराएंगे तो बौना हो जाएगा, मां बाप से ही बौना। इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि बच्चा मतलब पौधा पेरेंट्स से भी लंबा हो गया। दो कंडीशन है, पेरेंट्स की तरह हो सकता है, एक कंडीशन है पेरेंट्स से भी छोटा हो सकता है। तो एक बात बताइए, मैं लंबा हूं, यह फिनोटिपिक है, मतलब आप देख के बता सकते हैं मैं लंबा हूं, लेकिन मेरा जीन के लिए हो सकता है मैं कैपिटल टी हूं, या हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी हूं। दोनों केस में आप देख करके नहीं बता सकते, राइट। एक पल के लिए अगर मैं मान लेता हूं मैं ये वाला टॉल हूं, ठीक है, मेरे जीन में बौनापन भी है, लेकिन इसमें डोमिनेंट कैपिटल टी है, इसलिए मैं लंबा हो गया। एक पल के लिए मान लेते हैं जो मेरी वाइफ है वो भी टॉल है, लेकिन वो भी ये प्योर वाली वो नहीं है, उसके अंदर भी बौनापन का है। तो हो सकता है हमारा बच्चा हम दोनों से भी लंबा हो जाए, हम दोनों की तरह हो सकता है, या हम दोनों से भी छोटा हो सकता है ना। तो यह फर्स्ट जनरेशन का था, यह सेकेंड जनरेशन में हुआ। यह मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी सिर्फ एक लंबाई को देख करके मैंने कैलकुलेशन किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बाबू? आइए डाई हाइब्रिड क्रॉस समझते हैं। कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, कुछ कुछ चीजें हवा में ऊपर से जा रहा होगा। सही बात बोल रहा हूं ना? हाँ क्या ना? हाँ, कोई बात नहीं। ये 9th में अगर क्रोमोसोम और जीन डीएनए सही से पढ़े होते तो और मजा आता। बहरहाल फिर से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया है, यानी कि दो लक्षण को दर्शाया गया। जैसे कि मान लेता हूं मेरे लंबा होने का एक ये हो गया, अब मोटा होने के लिए भी मेरे पास दो कैरेक्टर होंगे। मोटा को फैट कहते हैं, मैं एफ से डिनोट कर दूं, एफ और स्मॉल एफ, मतलब फैट स्मॉल फैट, ठीक है। तो अब अगर मेरे दो कैरेक्टर को लेकर के चला जाए, मोटा को एम से लेकर चलते मजा आएगा, एम और स्मॉल एम, और जो वाइफ है वो भी टॉल स्मॉल टॉल, और मोटी और पतली मोटी, दोनों को अगर क्रॉस कराया जाए तो एक साथ दो दो कैरेक्टर, यानी हो सकता है कि जो मेरे बच्चे हो, इसका कैपिटल टी इसके कैपिटल टी से मिला, इसका कैपिटल टी एम इसके कैपिटल एम से मिला, तो हम दोनों से टॉल और हम दोनों से मोटे बच्चे पैदा हो सकते हैं। हो सकता है ना? हो सकता है कि इसका कैपिटल टी इसके स्मॉल टी से मिला, इसका कैपिटल एम इसके स्मॉल एम से मिला, तो हम ही लोग की तरह लंबा और मोटा हो सकता है। इस तरीके से टोटल 16 कंडीशन बनेगा। या हो सकता है इसका स्मॉल टी इसके स्मॉल टी से, और इसका स्मॉल एम इसके स्मॉल एम से मिला, तो इस कंडीशन में बच्चा कैसा होगा बाबू? बौना और पतला, हम दोनों से छोटा हम दोनों से पतला। यह डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ, यानी जब किसी दो लक्षण को लेकर के क्रॉस हम कैलकुलेट करें उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसी तरीके से कई सारे लक्षणों को, जितना ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे जितना लक्षण को हम लेते चले जाएंगे यही चीज होता चला जाएगा। ना समझ में आया? थोड़ा सा आया, उतना ही काफी है। यहां आपसे क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले पूछा जाएगा मेंडल के कितने नियम हैं? तो दो। कितने प्रयोग हैं? तो दो, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। जब किसी एक लक्षण को लेकर के अगर हम क्रॉस कराया जाए तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जब दो लक्षण को लेकर के क्रॉस कराया जाए उसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। ओके, बात खत्म। प्रभाविता का नियम क्या कहलाता है? ये क्रॉस छोड़ दीजिए। प्रभाविता का नियम क्या कहलाता है कि हम जानते हैं किसी भी लक्षण के लिए एक जोड़ा जीन अर्थात दो जीन होता है, जिसमें से किसी एक का ही लक्षण आ गया आएगा, दोनों का लक्षण शो नहीं होगा, उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। कोई एक ही अपना प्रभाव दिखा पाएगा, ठीक ना।
अगर हम दो टीचर एक साथ आपको पढ़ा रहे हो, अगर यहीं पे मेरे साथ एक और टीचर खड़े होकर पढ़ा रहे हो, तो कोई एक ही प्रभाव होकर के पढ़ाएगा। एक बार में या तो मैं पढ़ाऊंगा या फिर मैं चुप होऊंगा तो वो पढ़ाएगा। तो ये प्रभाविता के नियम है, किसी एक का ही प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। दो लोग एक ही साथ पढ़ाए तो आपके ऊपर किसी एक का ही प्रभाव पड़ेगा, आप दोनों को एक साथ नहीं समझ पाएंगे, या तो मेरे तरफ फोकस करेंगे या इनके तरफ फोकस करेंगे। यह प्रभाविता का नियम होता है। पृथक्करण का नियम यह हुआ कि जब एक जोड़ा जीन और मादा का एक जोड़ा जीन जब मिलने आएगा तो दोनों पृथक्करण मतलब टूट के अलग अलग हो जाएगा, है ना। यह पृथक्करण का नियम कहलाता है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि जब वो टूट गया, पृथक्करण हो गया, तो ये आजाद है, कोई किसी से भी मिल सकता है, ठीक ना। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसी में आगे आपको ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है।